नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार घोष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक शख्सियत से रूबरू कराना चाहूँगा जो एलटी भर्ती ड्राइंग के अंतर्गत इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई हुई है। देखिए दोस्तों, आज इनको लाने का एक मेन उद्देश्य ये भी रहा कि जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई हैं वो हरीश आर्य जी के साथ मैंने वीडियो बनाई है। कई बच्चों का मुझे प्रत्यक्ष तौर पर फोन आया कि भैया आप सिर्फ बीएड वालों का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, तो कई बच्चों का आया। तो मैं आज स्पष्ट से कराना चाहता हूँ, ना मैं बीएड वालों के पक्ष के प्रति हूँ, ना ही नॉन बीएड वालों के पक्ष है। मैं चाहता हूँ कि जो सभी के साथ यहाँ पर न्याय हो, चाहे वो नॉन बीएड वाले हों या नॉन बीएड वाला। जिस बच्चे ने मेहनत की है उसको उसका मेहनत का फल मिलना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। कोई नहीं सर। सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि मैं बीएड वालों की वकालत कर रहा हूँ? ऐसा नहीं है, मैं खुद बीएड वाला हूँ, डबल एमए भी है मेरे पास। जैसे सर अगर आपको पता ही है, एलटी की भर्ती आई थी, उसमें कला वाले कह रखे जबकि सभी विषयों की ज्वाइनिंग हो गई है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप बीएड का पक्ष ले या नॉन बीएड का पक्ष ले। इसमें जो भी है सर, सरकार की एक प्रक्रिया है और सरकार ने जो किया है, कुछ लोगों ने एग्जाम के बाद आंसर की के बाद जब पेश किया, माननीय उच्च न्यायालय के सिंगल बेंच में डिसीजन किया है सबके हित में, लेकिन फिर भी उसे डबल बेंच में चैलेंज किया गया, जिसकी वजह से सर आज 250 लोग ऐसे सर जिन्होंने टीचर बनना ही बनना है। कई लोग ऐसे सर 500 1000 लोग ऐसे होंगे जिनको उम्मीदें होगी कि हम तो शिक्षक बनेंगे, नहीं बनेंगे, सत्य होंगे सर। लेकिन सर ये कोर्ट कचहरी के वजह से हजारों लोगों का भविष्य आज अधर में है। उसमें सर हम भी है, हमारी उम्र निकलने को कई लोग कईयों को शादी करनी, किसी को अपना फ्यूचर आगे बढ़ाना है, सिर्फ और कोर्ट केस की वजह से ये भर्ती लड़ती है, तो सबके साथ अन्याय। मुझे एक चीजें बताइए, सरकार ने इससे पूर्व में जब विज्ञप्ति जारी की थी उसमें जो नॉर्म्स दिया था बीएड और प्लस आपके पीजी दिया था, क्या ये सरकार ने संशोधन कर दिया? क्या आपको नहीं लगता है कि प्रतिपक्ष जो भी इस केस को हाईकोर्ट में इन्होंने दायर किया है, कहीं ना कहीं वो अपनी हक की बात कर रहे हैं कि ये चीज गलत है? यदि अपने हक की बात करनी थी तो जिस दिन नियम चयन किए गए उसी दिन पेश होना चाहिए था। बिल्कुल सही। आदमी पहले नियम बदले, उसके लिए बहुत टाइम लगा सर। 2-3 महीने मिले लोगों को पेपर देने के लिए नॉन बीएड को, और उसके बाद सर जब आंसर मिला तो उसके बाद ही होता है। जब सर नियम बदले तो हमें भी बेकार लगा सर, हम एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन लगते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगा कि बीए को इसमें छोड़ दिया गया। हम हमारे कुछ साथियों ने सर्टिफिकेट किया था। तो जो लोग आजकल इतनी मेहनत से इस केस को लटकाने में लगे हैं, उस समय यदि ये प्रतिक्रिया दिखाते तो सभी बच्चों के साथ ये चीजें नहीं होती। जी, मैं इससे पूर्व मैंने हरीश जी का भी यहाँ पर एक साक्षात्कार किया था, तो उसमें मैंने भी उनसे यही कहा था कि यदि आपको जिस समय लगा कि सरकार ने आपका ये नॉर्म से चेंज कर दिए थे, तो उसी समय आपने कोर्ट में जाना चाहिए था। उसके कुछ लंबा आपको पहले नॉन बीएड वालों को तो फॉर्म फिलअप करवाना नहीं चाहिए था, क्योंकि स्टे पहले लेना चाहिए था। तो उस टाइम पे उनके द्वारा ये कहा गया था कि उस समय कोरोना काल था, तो इस वजह से हम वो नहीं कर पाए। तो परीक्षा के बाद जिस समय परीक्षा दे दी थी, उसके बाद इसमें हाई कोर्ट में स्टे दिया गया। क्या इससे सहमत हैं? नहीं सर, मैं ठीक से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि सर देखिए, जो अन्य भर्तियां थी उनमें धांधली पकड़े गए, ये दोबारा एग्जाम भी होने वाला है। ये आधे अधूरे में ये भर्ती को लटकाने के अलावा कुछ भी काम नहीं किया गया। कई इसमें सर एक केस भी हो रखा है, जैसे एक केस खत्म होने पे दूसरा केस लगा दे रहे। हमने पूरा प्रयास किया सर, हम 1.5 साल से यहाँ खा रहे, हमने हड़ताल की, धरने प्रदर्शन किए, सरकार के पास गए कि हमारा दोष क्या है। हमारा दोष ये है कि हमने पढ़ाई की है, 30 साल तक हमने एक टीचर बनने के लिए अपना समय दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीजें बहुत गलत हो रही है सर, और कला विषय वालों के साथ बहुत बुरा हो रहा है।
आज अगर मैं देखूं एक जब भी ड्राइंग की वैकेंसी जा रही है तो दुर्भाग्य उत्तराखंड में हमारे ड्राइंग सब्जेक्ट वाले जितने भी जो बच्चे हैं उनका तो दुर्भाग्य कहूँगा, क्योंकि आज जिस विद्यालय में मैं आज बोर्ड की ड्यूटी में गया था, आज वहाँ पर 2 अध्यापकों द्वारा ज्वाइनिंग की गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर टाइम पर आप लोगों को ये केस निपट जाता तो मुझे लगता है कि आज सभी लोग कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लिए होते। आज आप लोगों का रिजल्ट भी खुला नहीं है, तो 2 साल होने को है। 31 तारीख को 31 दिसंबर को जब आपका सभी का रिजल्ट आया तो उसमें ड्राइंग का रिजल्ट नहीं आया। कहीं ना कहीं दुख भी पहुंचता है, क्योंकि मैं भी ड्राइंग सब्जेक्ट से ही हूँ, तो कहीं ना कहीं उससे मुझे जुड़ाव है। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट खुल जाए, तो इसके लिए सभी को आगे आना पड़ेगा। और ये चीज छोड़ के कि भैया किसका होना चाहिए, कौन बीएड है कौन नहीं होना, इसको मतभेद ना रखते हुए रिजल्ट खुलाने की पहली कोशिश करनी चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं आपको रोकना चाहूंगा सर, इसमें सिर्फ बीएड ही नहीं है, एक फाइन आर्ट कोर्स भी होता है, बहुत ही अच्छा कोर्स है वो, उनका भी तो एक वक्त होना चाहिए सर। जिन भी लोगों ने, मेरा तो ये है सर, जिस भी अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत से अपनी लगन से इस पेपर को क्वालिफाई कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। नियम बदलने नहीं बदलना ये तो सरकार के हाथ में सर, हम स्टूडेंट्स के हाथ में थोड़ी ना चीजें। देखिए ये तो सरकार की कार्यपालिका जाने ना सर। आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मैं बीएड वाला हूँ, उसके बावजूद भी आप ये चाहते हो कि यहाँ पर जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसका सिलेक्शन होना चाहिए। एक स्वयं बीएड कैंडिडेट आप हो, 2 वर्षीय बीएड आपने किया है, मैं समझता हूँ चीज को, फिर भी आप चाहते हो कि इसमें जो चीज हुई है, जो सरकार ने जो गलतियां करी है, तो उसका खामियाजा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के सर पे से ठीकरा फोड़ा जाए। जितने भी जो नॉन बीएड वालों को इसके अंदर जो सबमिट करने वाली बात की गई थी, तो उन बच्चों की क्या गलती है? मैं नहीं समझता हूँ कि उन बच्चों की कहीं गलती है। सरकार का ये स्वयं मैं कहूँगा दोष है कि उसने समय रहते हुए अगर नॉर्म चेंज करें तो समय रहते हुए करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जैसे कि हरीश आर्या जी जो इस चीज को लेके चल रहे हैं, उसमें क्या था, जहां तक भर्ती में संशोधन की बात कर रहा हूँ, तो संशोधन को जो चैलेंज किया है, मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूँ कि हाँ, वो जो संशोधन को चैलेंज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही है अपने दृष्टिकोण में। इस चीज से सहमत हो? सर वो अपने ये कर रहे सर, उनकी लड़ाई है। देखो आप और हम या कौन होता है ये चीज डिसाइड करने वाला, ये गलत है सही है, ये तो माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा अभी प्रकरण, इस पर टिप्पणी करना। जैसे सिंगल बेंच में निर्णय लिया, सिंगल बेंच में सर 12 हेयरिंग हुई है इसमें, और माननीय न्यायालय के जजों ने जो निर्णय दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है। लेकिन अभी डबल बेंच में चल रहा है, तो इस पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहिए, सही किया है गलत किया है, उसके कर्म उसके पास। लेकिन सर मनीष सर, सच्चाई ये है, आज उत्तराखंड के जो कला एस्पिरेंट उम्मीदवार है वो बहुत ही परेशान है। कई लोग सर मुझे रोते बिलखते फोन करते हैं, कईयों की क्या समस्या है, कईयों की क्या समस्या है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत से बच्चों का फोन आता है जो बीएड वाले हैं, चाहे अलग अलग जनपदों से मुझे काफी लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये मिलता है कि यार इस चैनल के माध्यम से कहीं सूचनाएं मिल पाती हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे आपने न्यायालय का जिक्र करा, मैं भी न्यायालय का सम्मान करता हूँ। न्यायालय से ऊपर हम अपने आप को भी नहीं मानते हैं, सभी धर्मों से ऊपर न्यायालय को रखा गया है। तो हम न्यायालय के जो डिसीजन है उस पर टिप्पणी ना करते हुए हमें सभी को बचना चाहिए। न्यायालय है, उस पर हमें पूरा भरोसा है, जो भी डिसीजन लेगी उसे सरमाते, चाहे आप हो या कोई भी हो, तो न्यायालय का जो डिसीजन होगा सरमाते होगा। न्यायालय पे हम टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो अपना काम कर रही है, सोच समझ के जो भी फैसला देगी, मैं कहूंगा कि उसके पक्ष में सभी को होना चाहिए। न्यायालय से बढ़कर कोई नहीं है इस देश में, है ना? बाकी सर मैं उत्तराखंड के सब कला अभ्यार्थियों से यही गुजारिश करूंगा कि आपस में एक दूसरे पे लांछन न लगाए, बीएड वाला नॉन बीएड वाला जो भी था वो कार्यपालिका ने नियम बदले, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जिन लोगों ने अपनी मेहनत से एग्जाम क्वालिफाई किया है उनको जॉब मिलनी चाहिए। एक दूसरे पे लांछन लगाने से कुछ नहीं होने वाला, जिसका नहीं होता वो अभ्यर्थी उसे स्वीकार करे। और भी चीजें हैं, लेक्चरर है, JSS है, KBS है, NBS है, उनकी तैयारी करे, जो रह गए जो बन रहे उनको बनने दिया जाए समय से। मैं भी इस चैनल मैं इस चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहूंगा कि जिस बच्चे ने, चाहे वो कोई भी हो, हमें इस चीज में कभी भी डिवाइडेड नहीं रहना चाहिए कि ये बीएड वाला है नॉन बीएड, ये अपने दिमाग से ये चीज निकाल देनी चाहिए। बस ये कोशिश करनी चाहिए, जिस बच्चे ने मेहनत करी है, चाहे वो कोई भी हो,
उसको उसका फल मिलना चाहिए, उस बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे शासन में बैठे हो, अगर कोई देख रहा हो, तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाएं, चाहे किसी के पक्ष में भी दो, इस केस को जल्दी से जल्दी निपटाएं, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चों का फोन आता है, वो रोते हैं सर कि मैं बीएड वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस केस को ओपन हो जाए। बहुत सी महिलाएं हैं जो गृहिणी हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, रो रही है, उनके हस्बैंड का फोन आता है, मुझे क्या करना, मुझे भी बुरा लगता है, सांत्वना देनी पड़ती है कि सर ये जल्दी ही खुल जाएगा रिजल्ट। मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता हूँ, बहुत से बच्चों का मुझे फोन आता है कि जो अभी 22 तारीख को जो चर्चा हुई थी, जो डिसीजन हुआ था, जो क्या बोलते हैं उसमें जो डेट लगी थी, उस हेयरिंग में जो सुनवाई हुई थी, उसमें तमाम चीजें क्या रही। बहुत से मैं उस पर वीडियो बनाना चाह रहा था, मगर मुझे टाइम नहीं मिला। अभी इसी के माध्यम से आप मुझे ये बता दीजिए उस हियरिंग में क्या हुआ। सभी बच्चे जानना चाह रहे हैं कि उस दिन में क्या चीजें रही, तो आप वहाँ मौजूद थे। जी मनोज जी, मैं उस दिन मौजूद था वहाँ एनसीटी का काउंटर एफिडेविट लग चुका था, लेकिन जजों के सामने दो स्थितियां बनी थी। एक तो ये था कि 6 से 8 तक कला विषय में बीएड की अनिवार्यता नहीं है, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में 6 से 10 तक एलटी टीचर पढ़ाता है। ये शायद आपको भी पता होगा, आप शिक्षा विभाग से जुड़े पढ़ा भी रहे। तो इस चीज पे ही बहस हो रही थी वहाँ, लेकिन जज को एक चीज क्लियर करनी, 9 या 10 क्लास के लिए बीएड कंपलसरी है कि नहीं है, इसी चीज पे काउंटर मांगा गया है। और अगली 28 अप्रैल को डेट मिली, मुझे लगता है 28 अप्रैल को ये केस खत्म हो जाएगा। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, बहुत से बच्चों द्वारा मैंने भी एक आध जो यूट्यूब चैनल है उनको भी देखा था, एक हाईकोर्ट में है उनका यूट्यूब चैनल में मैंने भी देखा था, कई लोगों के मुंह से सुना था, प्रत्यक्ष तौर से आज जो व्यक्ति कोर्ट में मौजूद है वो बेहतर बता सकता है, कि मेरे से बेहतर आप बता सकते। तो मैंने ये सुना कि हाँ, क्या उस दिन पूरी प्रतिक्रिया ये जो बीएड के पक्ष में जो पूरी तरीके से झुक गया था केस सुनने में आया था। मैं किसी की इसकी प्रमाणिकता नहीं कर रहा हूँ, मैं बस जो सुनाई बात है उसको रखना, चाहे कोई भी बीएड वाला हो नॉन बीएड हो। मेरी बात से आप बिल्कुल भी हट मत होइए कि मैं नॉन बीएड की वकालत कर रहा हूँ या बीएड की वकालत, मेरा कभी इसमें किसी का मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बीएड खुले, सभी बच्चों का हित हो। बस मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि उस दिन क्या हुआ था, क्या ऐसा लगता है कि आपको बीएड के पक्ष में झुका था उस दिन केस? ऐसा तो मुझे कुछ भी नहीं लगा था। मुझे यही लगा था, जो हमारे विद्वान अधिवक्ता बहुत सारे वो यही कह रहे थे कि रिजल्ट ओपन की बात कर रहे थे। मैक्सिमम अधिवक्ता यही कह रहे थे, वो चाहे एनसीटी का वकील हो, वो चाहे सरकार का वकील हो, चाहे का वकील हो, या जो हमारा भी वकील हो, रिजल्ट को ओपन करने की बात कर रहे थे। लेकिन जज को ये भी क्लियर करना था, मुझे नहीं लगता था कि ये नॉन बीएड की ओर था, बीएड की ओर था, ऐसा कुछ नहीं लगा था कि किसकी ओर था। ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, ऐसा नहीं पता कि किस पक्ष की ओर था, ये तो बिल्कुल मुझे नहीं लगा था। मुझे ये बताइए ना सर, अभी बहुत से बच्चे आपको देख रहे होंगे, तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं? उन लोगों को क्या करना, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पूरे छात्रों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, बीएड नॉन बीएड की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी छात्रों की जिन्होंने परीक्षा दी है, एलटी ड्राइंग की जितने लोगों ने परीक्षा दी है, उन लोगों के लिए क्या करना। आपने शायद मुझे लगता है देहरादून में मैंने आपका न्यूज में भी आपको देखा था, आप अपने सरकार के सामने अपनी बातें रख रहे थे, चाहे आप बड़ौनी जी के समक्ष थी या फिर अलग अलग जगहों पर आपने धरना प्रदर्शन तमाम चीजें की थी। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? आपके साथ बहुत से बच्चे भी जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहोगे उन बच्चों से? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं सभी को ये कहना चाहूंगा, सकारात्मक रहे, वक्ती तो है, बदल जाएगा। आज हमारा बुरा वक्त है, अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, पॉजिटिव रहिए, अच्छा ही होगा। कहाँ इतना समय बीत गया, वहाँ 2-3 महीने और सही ये लेके चले। जो भी डिप्रेशन में, मैं कहूँगा बिल्कुल डिप्रेशन में न रहे। जिन भाई या साथियों के कम नंबर है वो अगली परीक्षाओं के लिए तैयारी करे, और जिनके अच्छे नंबर है वो भी पॉजिटिव रहे। एक ना एक दिन रिजल्ट तो आना ही है सर, ये तो कर सकते हैं, मेहनत कर रही है, मेहनत का फल सबको मिलना जरूरी सही है। आपने यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी की, मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा कि जिन बच्चों के कम नंबर हैं वो अगली भर्ती की तैयारी करें, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, जो बच्चे 60 से नीचे जिन बच्चों के नंबर हैं वो बच्चे इस भर्ती की प्रतिक्रिया से आश लगाना छोड़ दें, वो अपनी कोई दूसरी तैयारी करें, क्योंकि 60 से नीचे इसकी मेरिट कभी रहेगी नहीं। चाहे किसी भी कैटेगरी की बात करो, सब 60 से अब प्लस ही रहेगी, 65 से ऊपर ही रहेगी, नीचे तो आने वाली नहीं है। इस चीज से सहमत है आप?
बिल्कुल सर सहमत हूँ। मैं तो कह रहा हूँ ख्याली पुलाव नहीं पकाने चाहिए। हार स्वीकार करना इंसान का एक बहुत बड़ा गुण है। जो हार स्वीकार करता है तो वही आगे बढ़ता है। एक अपनी जिद में अड़ा जाएगा आदमी 60 नंबर को लेकर कि नहीं जी मेरा होगा, ऐसे सपने देखते रहेगा, तो ये तो मुझे लगता है नाजायज है, गलत है। उसे कुछ और मेहनत करनी चाहिए, क्या कमियां रह गई मैं उसे कैसे पूरा करूँ, इसलिए सोचना चाहिए। बिल्कुल, वो कहा है ना कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। वो चीज बच्चों को करनी चाहिए कि हाँ मेहनत करें, एक दिन अवश्य वो बुलंदियों में पहुंचेंगे। तो सर मैं एक क्वेश्चन और रखना चाहता हूँ आपसे। मान लीजिए ये फैसला जो नॉर्म जो चेंज किए थे, अगर उसको सरकार ये हाईकोर्ट ये ठहराती है कि भैया कि ये नॉर्म सरकार ने गलत चेंज किया, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? सर आगे की रणनीति तो हमारा इसके लिए एक एडवोकेट हायर कर चुका है। हमारा एडवोकेट लगातार हमारी बात माननीय न्यायालय के सामने रखता है कि यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रखते हैं। हमारे पास सर एमडी भी है, बीएड भी है, और मुझे लगता है कि भर्ती में ज्यादा से ज्यादा तो ऐसे होंगे जिनके पास दोनों योग्यताएं हैं। वो लोग इसका खामियाजा क्यों भुगतते हैं? तो ये बात भी हमारी, मुझे नहीं लगता सर कि ऐसा कुछ निर्णय आएगा। माननीय न्यायालय सब कहीं देखती है, एक आदमी कहीं देखती है, इसलिए इस केस में नहीं इतना समय लग गया। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा, जगदीश जी आपके बीएड भी हैं, एमए भी हैं, यहाँ तक कि इन्होंने यूजीसी नेट चाहे सेट की बात करें, तमाम चीजें इन्होंने अचीव की हुई हैं। उसके बावजूद भी ये कोशिश ये कर रहे हैं कि बीएड कैंडिडेट होने के बावजूद भी ये हमेशा लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि हाँ कि जिस बच्चे ने मेहनत करी है चाहे कोई भी हो तो रिजल्ट खुलना चाहिए। तो सर ऐसी सोच के लिए मैं आपको सैल्यूट करूंगा। ऐसी ही सोच हर किसी की होनी चाहिए कि जो लोगों का हित सोच रहा है, जो बच्चों का हित सोच रहा है, ऐसे सोच आपकी हमेशा रहनी चाहिए। बस सर एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया कि फलाने जो पक्ष वाले हैं या जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना गलत चीज है। मैं किसी को ये लगता है कि मैं नॉन बीएड की वकालत कर रहा हूँ, पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी का, मेरे लिए 5 उंगलियां हैं बराबर है, चाहे नॉन बीएड है बीएड वाला। मैं खुद बीएड वाला हूँ, मैंने खुद जीआरएफ क्वालिफाई मैं भी हूँ। क्या मैं ये चाह रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन कम हो जाए? अब सरकार ने वो गलती कर दी है, अब सरकार क्या कर रही है, ना उसके कहने से निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो सही तरीके से जजमेंट नहीं देती है तो आगे क्या होगा? क्या ये भर्ती प्रक्रिया और लंबी खींचती जाएगी? सर हम तो कोशिश करेंगे कि भर्ती ये मामला यही डबल बेंच में खत्म हो जाए और जिन लोगों ने न्याय मांगा है उससे न्याय से संतुष्ट रहना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। उलझनों में क्या रखा है सर, लोगों के फ्यूचर के साथ नहीं खेलना चाहिए। आज बहुत सारे लोग बहुत परेशान है, मानसिक और आर्थिक पीड़ा का शिकार है। सर आपको पता है उत्तराखंड में सब लोग पहाड़ों से आते हैं, मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। किसी के घर में क्या समस्या है, किसी के घर में क्या समस्या है, किसी की एज जा रही है, किसी की शादी करनी, बहुत सारी समस्या है। देखिए पिछली दफे मैंने एक न्यूज चैनल पे इंडिया टीवी पे जो टीवी 9/18 है उसमें देखा था उत्तराखंड का। उसमें ये देखा था कि जो हमारे मटोलिया जी हैं अभी जो यूकेएसएससी के जो अध्यक्ष बने हैं, तो उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें ये जिक्र आ रहा था कि कुछ गेस्ट टीचर इस भर्ती को लटकाना चाह रहे हैं। क्या ये वास्तव में सही है या ये भ्रम फैलाया जा रहा है? सर ऐसा नहीं है, हो भी सकता है ये चीजें, क्योंकि उसमें काफी सारे गेस्ट टीचर भी है तो जांच बने हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है उनको तो मिल रहा है सर, उनका तो चल ही रहा है, लेकिन उनका क्या होगा सर जिनके पास अभी कुछ भी रोजगार नहीं। देखिए मैं गेस्ट टीचर के संबंध में एक चीज कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं उनके साथ भी क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो सरकार को जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर सरकार ने ये नीति लाई है गेस्ट टीचरों की, तो उनके जहाँ जहाँ पद हैं उनको रिक्त नहीं मानना चाहिए था और इनको रिक्त न मानते हुए एलटी की विज्ञापन जारी करना चाहिए था, क्योंकि वो अपने पद पर बने रहते तो वो अच्छा था। क्योंकि उन्होंने भी अपना जो जीवन के कुछ 7 से 8 साल जो बेहतरीन जो एक जहाँ पर उनको तैयारी करनी चाहिए वहाँ पर वो विभाग ने उनका यूज किया है। अगर मैं कहूँ 6-7 साल विभाग ने उनसे यूज किया, तो आज तुरंत कुछ नया टीचर आते हैं उनको बाहर कर दो, ये भी तो गलत है। इस चीज को मानते हो? सर ये गलत है, लेकिन मैं जहाँ तक पढ़ रहा हूँ अखबारों में कि गढ़वाल मंडल के एडी ने नोटिस निकाला है
जहाँ से केस प्रभावित हो रहा तो उसे उसी डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में ऐसे स्कूल देखा जाए जहाँ पर खाली मासिक किया जा रहा था, इसमें गलत क्या है? परमानेंट टीचर ने तो अपनी जगह जाना ही है ना। बिल्कुल, जितने भी गेस्ट टीचर हैं, मैं कहूँगा कि आप अपने संघर्ष जारी रखिए। मैं तो ये चाहूंगा कि शासन से आप लोगों के लिए नियमित तौर पर आपका जो पद जहाँ पर है वो रिक्त ना माने, उनको वहाँ पर आपको परमानेंट तौर पर रखें, जहाँ पर आपका भी जो समय दिया है, आपने अपने लंबा समय दिया है, वो भी आपका बरकरार हो। और हाँ, यहाँ जो भर्ती प्रतिक्रिया है ये तुरंत ही कोर्ट से बहाल होकर बाहर निकल जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को पता चला कि मेरा इतने नंबर है और मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे वो आगे अपनी तैयारी करे। क्यों सर, इस चीज से सहमत है? बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ सर सभी ऐसे उम्मीदवारों को अपनी सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी सच्चाई एक्सेप्ट करें, सबको सबने अपना मूल्यांकन कर रखा है, मेरे कितने नंबर है, और अभी पुरानी मेरिटों के आधार पर अनुमान लगा सकते हाँ कि मेरा हो सकता नहीं हो सकता। बाकी कोर्ट केस में क्या रखा सर, एक दिन तो आना ही है इसमें, जिसमें पैसे की बर्बादी हुई, समय की बर्बादी हुई, इससे क्या मिलने वाला किसी को? मेरिट तो उन्हीं की बनेगी सर जिन्होंने मेहनत एग्जाम दे रखा है। वो जब भी मैंने सुना कि आप इस भर्ती प्रतिक्रिया को लंबे टाइम से वॉच कर रहे हो, चाहे आप सरकार की तरफ पे दबाव बना रहे हो कि सरकार चाहे आयोग अपनी पैरवी हाईकोर्ट में सही तरीके से मजबूती के साथ करे। तो इस संबंध में बच्चों को बता दीजिए, बहुत से बच्चे आप लोगों को जानते भी नहीं होंगे, आज इस चैनल के माध्यम से वो भी परिचय हो जाएंगे कि आपने कितना संघर्ष किया। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपने क्या इन तमाम चीजों जो 2 साल की भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत क्या संघर्ष किया, ऐसा संघर्ष की क्यों एक मिनट ऐसे संघर्ष की क्यों आवश्यकता पड़ी कि आपको ये संघर्ष करने की पड़ा? मैं इस पे कुछ जानना चाहता हूं। उत्तराखंड में आप जी मनीष जी, उत्तराखंड शासन व्यवस्था से आप अच्छी तरह वाकिफ है, भर्तियों में किस तरह की उठापटक होती है यहाँ पे। अब जैसे केस करना तो बहुत आसान चीज है ना मनीष सर, लेकिन उस केस से बाहर आना बहुत बड़ी बात है, उससे कैसे बाहर आया जाए। अब कोर्ट की एक प्रक्रिया होती है, कोर्ट अपने काउंटर एफिडेविट मंगवाता है, लेकिन सरकार शासन आयोग की कितनी लचीली व्यवस्था होती है, इनको कोई मतलब नहीं। हजारों केस पड़े सरकार में न्यायालय में, लेकिन सरकार को बार बार ये याद दिलाना सर हम फंसे हैं इस मामले में, हमारा काउंटर वहां भेजिए। नहीं तो वहां क्या होता था सर, डेट पे डेट मिल गई, आज काउंटर जमा नहीं हुआ, नेक्स्ट 3 मंथ के बाद। इस चीज के लिए सर हमने संघर्ष किया है, हमने ऑन फील्ड संघर्ष किया है, और ये काउंटर एक बार में 10 बार भिजवाए, रिक्वेस्ट किया है हमने। ये बताओ सर, हमने सचिवालय से लेकर निर्देशालय से लेकर आयोग, धरना प्रदर्शन और रैलियां, हर एक काम किया है। एक चीज ये बताइए, क्या सरकार समय पर जब तिथि दी जा रही, जब हियरिंग की तिथि आ रही, क्या सरकार अपना काउंटर या आयोग अपना काउंटर सही तरीके से प्रस्तुत कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या उसकी जो कार्य प्रणाली में भी कहीं ना कहीं आपको शंका है? सर शंका क्या, काउंटर प्रक्रिया बहुत देगी सर, कई बार काउंटर सही समय पर नहीं पहुंच रहे, तो इस चीज के लिए हम जब जाते थे फील्ड में फील्ड करके रिक्वेस्ट करते थे सर हमारा जीवन अदर में, हमारा जीवन फंसा है, इससे भर्ती आप काउंटर भेजिए, तब जाके काउंटर भेजे जाते हो, ये है सर। और एक बात में सर, सिंगल बेंच में अलग, डबल बेंच में अलग, पिछले 2021 4 जनवरी से अभी डेट तक इस चीज में लगा हूँ सर। अच्छा, क्या जो 22 तारीख को जो हियरिंग थी, क्या सरकार ने इसमें अपना पक्ष रखा था या सिर्फ एनसीटी से ही सवाल जवाब हो रहे थे? नहीं सर, सरकार ने अपना पक्ष रखा, एनसीटी ने अपना पक्ष रखा, और आयोग ने भी अपना पक्ष रखा। मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आप कोर्ट के अंदर रहते हो, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मुझे ये बताइए, सरकार और आयोग क्या कह रही, जो उन्होंने जो संशोधन कराया, हम कह रहे हैं कि भैया जो संशोधन आर्टिकल 309 के ए के अंतर्गत जो संशोधन किया है, राज्यपाल के द्वारा जो संशोधन किया गया है, क्या ये सही है? क्या वो इस चीज को सही ठहरा रहे हैं? बिल्कुल सर, सरकार कह रही है हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कंपटीशन को बढ़ावा दिया है। नियम सिर्फ ऐसे नहीं बदले गए थे कि कतार को लेकर सर, जो कोरोना काल में सभी एंटी भर्ती में जो एज ऑफ लिमिट हो रहे थे, जितनी उम्र का आयु सीमा ज्यादा हो रही थी, उनको भी मौका दे दिया गया। अब वो लोग भी कई टीचर बन गए होंगे, और विषय वाले कोर्ट क्यों नहीं गए कि ये तो टीचर बन गए, मौका क्यों दिया गया, इनके लिए नियम क्यों बदले गए, इनको तो हटा देना चाहिए था, और लोग तो नहीं गए। अब लोग गए यहाँ कोर्ट गए और नीति बात गए, गलत नहीं।
एग्जाम से पहले जाना चाहिए था, ये सब ठीक नहीं है। मैं बस यहाँ पर इतना ही कहूँगा कि अगर जो कोर्स जाना, हाँ एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, वो चीज़ छोड़िए, मैं ये बताइए, ठीक है, इसमें जो बीएड की बात कर रहे हैं कि भैया बहुत से, मैं चाहे आप भी बीएड वाले हो, क्या आपको ये नहीं लगता था कि उस समय कि यार बीएड का दिया है, बीएड का जो उसमें जो पाठ्यक्रम दिया था वो 70 प्लस आपका 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड जो भी रहता है वो आया, शिक्षण अभिरुचि जो 30 नंबर का रहता है, 70 प्लस 30 100, आप यहाँ पर तो नॉन बीएड के आधार पर बीए लेवल का, अब नॉन बीएड भी नहीं कहूंगा उसको मैं, बीए लेवल के आधार पर यहाँ पर आपकी परीक्षा हुई है, तो कैसे हो सकता है, क्या डिसीजन, तो मुझे नहीं लगता है कि किस प्रकार से जाएगा, तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि क्या रहे ना, इतना तो सभी लोग समझते हैं। बिल्कुल सर, ये सही बात है। और 14 विषय, लगभग 13-14 विषय है, उसमें से एक ही सब्जेक्ट है जिसमें नियम बदल दिए हैं और उसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, नियमों के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम में बदल दिया गया। पहले शिक्षण अभिरुचि थी, मनीष सर हमने एग्जाम से पहले शिक्षण अभिरुचि का पाठ्यक्रम पूरी तरह से पढ़ चुका था, तो हमें इसका नुकसान नहीं हुआ। हमारे लिए कितना समय गया उसमें, और बाद में हटा दिया गया। बाद में तो ये पेपर ही बीए एमए बेस भी हुआ है और सबने दिया है ये पेपर, या तो उसी दिन कई सारे लोग इसको बीएड वाले हम सब लोग बाइकआउट कर देते कि हम नहीं देते, हमारे साथ अन्याय हो रहा, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात हो जाती है कोर्ट में लड़ने का कि एक, अब हम खेल तो खेल लिया हमने और हार गए, तो यही बोल रहे हैं हम नहीं जी इसके नियम तो बेकार थे, तो ये कहीं ना कहीं बात मुझे नहीं लगती। जी जी, देखिए कह रहे हैं कि ना बहुत से बच्चे, मेरे को मैंने मैसेज भी करा, मेरे को फोन भी आता है कि सर इसकी मेरिट हाई जाती है, कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंदर धांधली होती है। आज तक जितनी भी भर्तियां हुई, क्या 94 पिछली दफे रही, 92 रही, इतना नहीं रह सकती। तो मुझे नहीं लगता कि आप बीए का लेवल का एक पेपर उठा रहे हो, चलो पीजी दिया रहता है तो मैं कहता हूँ पाश्चात्य संस्कृति तमाम चीजें उसके अंदर आ रही, यहाँ पर तो सिर्फ बीए लेवल का एक पेपर दे रहा हो 100 नंबर का, तो उसमें मुझे लगता है कि एक महीने में उसे 2-3 बार आप रिवीजन कर सकते हो। ये नहीं कि एसएसटी का ये सब्जेक्ट नहीं कि एसएसटी में जो 57 जारी, ड्राइंग में भी 57 जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 57 उसमें जारी की वो भवसागर है, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, पॉलिटिकल भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, और तमाम चीजें हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो बहुत बड़ी बात। अब ड्राइंग का सिर्फ है आपका 100 नंबर का पेपर है, वो भी आपका बीए लेवल का है, तो उसमें एक बंदा अगर मान लीजिए पढ़ने का तेज है, एक महीने में 2 बार उसको रिपीट कर दे रहा है, तो ऑब्वियसली मेरिट हाई जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि इस मेरिट में भी कहीं खामियां हैं? सर मेरिट, कला में मेरिट का उच्च जाना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आधा नॉलेज तो बच्चों को प्रैक्टिकल से ही हो जाता है, वही वहाँ पूछा जाता है एग्जाम में, और आपका कला के तत्व हो, सिद्धांत हो, ये चीजें तो नॉर्मल है, तो सीखते सीखते आ जाते हैं इंसान विद्यार्थी को। लेकिन सर पुराना इतिहास भी कला का उठा के देखिए, पुरानी मेरिट भी कला की ऐसा नहीं कि कम गई है, जो ये दांते मानने के आरोप लगाते हैं कि वो असफल हो गए। एलटी भर्ती को सबसे पहले क्लीन चिट मिल रखी है, क्लीन चिट मिल रखी है, उसके बाद इसमें उच्च स्तरीय जांच समिति बैठी, उसने भी क्लीन चिट दे रखी है। तो इसमें गलत के आरोप लगाने, धांधली के आरोप लगाने हैं, मैं उनको भी आगाह करता हूँ आप ऐसे गलत बयान से बचे, नहीं तो उत्तराखंड में नक्सल विरोधी कानून आ रहा है नया, उसके तहत आपके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी, तो इसका आपको आजीवन भर नुकसान भरना पड़ेगा। गलत आरोप बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के किसी पर भी लगाना, किसी की लेगेसी को खत्म करना, ये बहुत गलत है और इन आरोपों से बचे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष पे आरोप लगाना या किसी पे जबरदस्ती किसी को टॉर्चर करना वो भी गलत बात है। सर एक चीज और जानना चाहूंगा कि बहुत से मैंने कई दफे सुना है, देखिए किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं कहा गया है, जो मेरी सुनाई बातें हैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या वास्तव में कुछ सफेद पोशाक के जो लोग हैं, क्या जो इसमें जो नॉन बीएड किया गया है, जो बीएड की जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, कुछ लोगों द्वारा इसको किया गया है कि अपने निजी लोगों को अंदर करने के लिए बीएड के अंदर कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि आप शासन, बहुत गलत बात है सर, क्योंकि आप शासन पर शासन पर या देहरादून पर धरने रहे, क्या आपको ऐसा प्रकरण कहीं देखने को मिला? नहीं सर, ये बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, ऐसा नहीं होता, ये बहुत गलत है। सरकार सिस्टम सबके लिए सोचती है और सरकार ने सबको मौका दिया है, ये गलत बात है। आप मुझे ये बताइए 309 के अंतर्गत जो संशोधन किया है उसमें क्या कहना चाहोगे?
सर उसमें राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग किया गया है। राज्यपाल जिस अमेंडमेंट को, जिस भी संशोधन को साइन करते, भारत देश संवैधानिक देश है, जहाँ वो अपने आप एक कानून बन जाता है। कुल में यानी कि अभी जो कोर्ट में चैलेंज कर रहा है, ये कानूनी चैलेंज कर रहा है ना सर। और जो संशोधन किया गया है वो अच्छा है, एक चीज सरकार ने किया है तो हम मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। मैंने सुना, देखिए मैंने कभी, हाँ मैंने पेपर में भी पढ़ा था कहीं कि भैया जिस समय राज्य सर पेपर में आया था इस चीज को, मैं वो कह रहा हूँ कि हाँ जिस समय कमीशन जब पिछली दफे जब हाईकोर्ट की जो हियरिंग चली थी उसमें जब पूछा गया था सरकार से कि आपने जो भर्ती प्रतिक्रिया में जो चीजें चेंज की हैं तो सरकार का कहीं अमेंडमेंट था कि हमने नहीं करा, ये कमीशन के माध्यम से किया गया था, ये क्या था? अगर सरकार इस पर से क्यों नहीं करेगी? हाँ ये चीज हमने के लिए हमने आदेश दिया, कमीशन तो एक भर्ती प्रतिक्रिया कराने वाला एक ऐसा संस्थान है कि उसको जो ऑर्डर दोगे वो उस चीज को कराएगा। परीक्षा भर्ती परीक्षा कंडक्ट करा देगा, चयनित पात्रों को आपको शिक्षा विभाग को सुपुर्द कर देगा, बस इतना ही काम रहता है उसका। अरे मनीष सर, तो यही इस भर्ती में दुर्भाग्य ये था हमारे जब ये पहली बार केस वहाँ गया तो सरकार के जो महाधिवक्ता रहे उनके संज्ञान में ये बात नहीं रही होगी कि ये बदल दिए गए हैं। इस वजह से स्टे है एक भर्ती पे। बाकी आयोग का काम है सर परीक्षा देना और योग्य उम्मीदवारों को विभाग को सौंपना। इसमें आयोग का कोई बड़ा रोल नहीं है। ये ऊपर से शासन से, सरकार से आदेश आयोग को कि आप पेपर कराएं, ये इस तरीके से ये शासन को पहुंचाए, शासन को आयोग को पहुंचाए। आयोग ने अपना काम किया है ना सर। और 8 अगस्त को हमारा एग्जाम शांतिपूर्वक हुआ, उसके बाद आंसर की आई और केस हो गया। आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये चीज बताइए ना सर, जो बच्चे नॉन बीएड वाले बच्चे, खास तौर से जो बीएड स्तर के जो बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, वो इस समय बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। क्या कहना चाहोगे जो उनके अंदर डे खौफ बैठा है ना कि हाँ यार कि हम ये भर्ती प्रतिक्रिया हमारे पक्ष में आएगा नहीं आएगा, हमें इसके अंदर सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं डरे पड़े हैं, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब से डरने की इसमें कोई भी ऐसी आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने मेहनत कर रखी है उनको डरना नहीं चाहिए। मेहनत वाले कभी डरा नहीं करते। सबको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए। मेहनत की हमेशा जीत होती है और सत्य की हमेशा जीत होती है ना सर। और मैं उनको यही कहूँगा, आप इंतजार करिए और पॉजिटिव रहिए। जिन्होंने मेहनत कर रखी उनकी मेहनत रही है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा सत्य परेशान हो सकता है मगर हार नहीं सकता। क्यों? बिल्कुल सही सर। एक चीज और जानूंगा इस चरण के अंततः, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ठीक है, मैं ये अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, कोई भी बच्चा इसको प्रत्यक्ष तौर पर ना ले जाए, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए, अगर ये फैसला पलटता है तो क्या इस चीज को स्वीकार होगा आपको? सर मुझे क्या स्वीकार होगा? हम न्यायालय की बात करें कि न्यायालय जो भी डिसीजन देगा उसे हम स्वीकार करेंगे। वो हमें एक्सेप्ट है सर। न्यायालय में जो निर्णय आएगा वो हमें स्वीकार्य है और होना भी चाहिए। और मैं और लोगों से ये भी कहूँगा, जो भी यहाँ डबल बेंच में और उत्तराखंड के तो ये हाई कोर्ट इसमें जो डिसीजन रहा था, सबको इसका सम्मान करना चाहिए और लोगों को उनके जॉब आगे बढ़ना देना चाहिए। वहीं तक थम जाना चाहिए। अब मैं सुन रहा हूँ कई लोग कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहोगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाएंगे। तब तक इंसान की उम्र ही क्या होती है सर? तब तक वोट केस खेलते रहोगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में गया तो फिर भर्ती प्रतिक्रिया लंबी खींचेगी या जो भी है, तो यहाँ तक जाने की ऐसी नौबत आनी ही नहीं चाहिए। ताकि तो मैं कह रहा हूँ कि भैया लोगों के आपके साथ जो टीचर, जिस बच्चे ने आपके साथ परीक्षा दी है, वो 2-3 महीने उसको जॉब में हो जाएगी। देखिए आप एक चीज मैं परसों स्मरण कर रहा था, एक चीज सोच रहा था कि भैया आप लोगों को हर तरफ से मार पड़ ली। पहले तो ड्राइंग सब्जेक्ट की, इसमें कोई नॉन बीएड वाली की बात नहीं कर रहा, जितने भी ड्राइंग के अभ्यर्थी हैं, कला विषय के जितने भी अभ्यर्थी, उनको दोहरी मार पड़ रही है। मैं क्योंकि एक तो आपका रिजल्ट देर में खुला ही नहीं है, ठीक है, एक तो ये न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायालय के शरण में है, उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। जहां तक दूसरी बात कर रहा हूँ, आपके साथ जो टीचर है ना नियुक्त तो हो गया, तो आप तो सीनियरिटी में विभाग में भी पीछे हो गए। कल के डेट में आपका प्रमोशन आता है तो प्रमोशन में भी तो आप कितने महीने पीछे हो जाओगे, 1 साल पीछे हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपको वित्तीय प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगे, वित्तीय लाभ भी नहीं मिलेंगे।
जहाँ पे तुम्हें इंक्रीमेंट लगना था वहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं लगेगा टाइम पे, और जहाँ पर आपका प्रवक्ता के अंदर चयन होना था तो चयन भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। सर इसमें आप देखो तो चारों तरफ से कला अभ्यर्थियों का नुकसान है। एक तो सर सिनियरिटी में पिछड़ जाएंगे, दूसरा इतने समय के बाद स्कूलों में जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो गया लोगों का। लोगों को ये नहीं लगता हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, हमने मेहनत की नहीं की है। और आस पास का माहौल ऐसा हो गया, सभी उम्मीदवारों पे ताने कसने लगे इनकी किस प्रकार के भर्ती, सबके रिजल्ट आ गए, कला वालों के क्या बना रखा है। देखिए मैं यहाँ पर ये बहुत गलत हो रहा है। सुनो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हरीश जी को मेंशन करना चाहूंगा। हरीश जी अगर देख रहे होंगे तो मैं इसमें आपको कहीं पर भी आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, बस आपकी एक बात को मेरे को स्मरण आ गया, मैं वो रख रहा हूँ। हरीश जी हरीश जी ने कहा था कि भैया जो एनसीटी कहती है कक्षा 6 से लेके 8 तक का जो टीचर है ना, उसके लिए जो नॉर्म्स है वो निर्धारित नहीं करता कि बीएड है या वो है, ठीक है, उसके लिए बीएड होना चाहिए। यही था जो आपके जूनियर हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ। जूनियर हाई स्कूल में आपको कौन पढ़ाएगा, जो एलटी वाला जो बीएड वाला है ना, तो जब इंटर कॉलेज में कौन पढ़ाएगा वहां, चलो मान लो 9 से 10 तक एलटी वाला आ गया, जो 6 से लेके 8 तक के जो बच्चे हैं वहां उनके लिए कौन एक विद्यालय में इंटर कॉलेज में क्या दूसरा टीचर को नियुक्त करेंगे? एक विद्यालय में कक्षा 6 से लेके 8 तक का लिए ड्राइंग का अलग से टीचर आएगा, या फिर 9 से 10 कहाँ से आएगा सर, कहाँ से आएगा? आज तक आया कोई एसटी की जो भर्ती होती है मेरे हिसाब से जितना मुझे जानकारी नॉलेज है, वो चाहे कोई विषय हो वो 6 से लेकर 10 तक पढ़ाता ही पढ़ाता है। देखिए मैं खुद करूँ, मेरे साथ ऐसे बहुत से टीचर हैं, जहाँ बहुत से ऐसे विद्यालय हैं, हम अपने विद्यालय की बात करूँ तो मेरे विद्यालय में तो जो टीचर नियुक्त है वो नॉन बीएड है, वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक का सभी को देखता है। तो मुझे वहाँ पर कहीं पर ये समझ में नहीं आया, ये वो जो चीज़ थी ना, इस चीज़ को मैं आज तक सही तरीके से समझ नहीं पाया वास्तव में है क्या। सर जो एनसीटी ने किसी राज्य के लिए बिल्कुल पर्टिकुलर नियम नहीं बनाए। आप देखो सर, केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है, नवोदय विद्यालय संगठन होता है, या DSS भी होता है, हर जगह ये प्रक्रिया चलती है। जैसा यहाँ भी यहाँ कोई नया नहीं पाएगा, इसमें क्या है सर, ये कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। कला सब्जेक्ट में ऐसा है ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे, ये आप भी टीचर सर, आपको जानने में है कि ऐसा हाँ बिल्कुल कंपल्सरी है, ये ऐसा होना है। ऐसा तो मैंने नहीं देखा सर, जो जहाँ तक मेरे संज्ञान में है ऐसा तो कहीं पर कुछ है नहीं। देखिए सर, आप क्यों इस लड़ाई को बेवजह पेचीदा बना दिया गया? मैं तो कहता सर सिंगल मैच पे जो डिसीजन बना गया तो उसको सबको सम्मान करना चाहिए था। अब अभी भी चल ही रहा है, 12 हेरिंग हो गई सर डबल बेंच में। देखिए बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा, बहुत से जो सीमांत क्षेत्रों में, जो सीमांत जिलों में जो बच्चे रह रहे हैं, जो नैनीताल की तमाम चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, न्यूज़ से वंचित रह रहे हैं, तो देखिए डबल बेंच में जैसे जगदीश जी बता रहे हैं कि 12 हियरिंग अभी तक हो चुकी है, तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि डबल बेंच में भी अभी तक 12 हियरिंग हो चुकी है, अभी तक कोई डिसीजन आया नहीं। चाहे किसी भी पक्ष में आए, कोई एक डिसीजन तो आना चाहिए, क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम भी यही कहते हैं सर, डिसीजन आना चाहिए था। लेकिन सर यहाँ तो भर्ती एक केस खत्म होने को हो रहा था, वहाँ दूसरा केस पड़ रहा था, एक केस खत्म होने को वहाँ तीसरा केस पड़ रहा था। ये कुछ जमा नहीं सर, क्योंकि जो सच होता है वो हम तो बस यही निवेदन कर सकते हैं सरकार और कमीशन से कि आप अपनी पैरवी चाहे किसी भी पक्ष के लिए रख रहे हो तो उसको मजबूती के साथ रखें कोर्ट में। कोर्ट सबसे पहले तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि सरकार को, ठीक है बीएड नॉन बीएड की लड़ाई जो भी एक्सपर्ट जो वर्षक चल रहा है वो अपना रहता है, उसको छोड़ो। पहले तो सरकार, जिस समय आपका 31 तारीख को जो रिजल्ट घोषित हुआ था उसी समय पहले इसका रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए था, जिससे कि जिन बच्चों 232 बच्चों का सिलेक्शन होना है तो वो 232 बच्चे ही दिमाग से पीड़ित रहते ना। इसमें तो क्या है, बहुत 4-5 हजार से भी ऊपर जिन बच्चों ने यहाँ पर, अगर मुझे लगता है कि शायद मुझे 10 कितने हजार लोगों ने पेपर दिया होगा एलटी का, सर ये 5-7 हजार लोगों ने नाम दे रखा है, और इसमें सर मैं तो कहता हूँ 7 तो 5 से 6 हजार लोगों ने अगर पेपर दिखा है तो 5 से 6 हजार लोगों का तो उत्पीड़न कहीं ना कहीं हो ही रहा है। सरकार तो कहीं ना कहीं कर ही रही है, कहीं ना कहीं। मैं तो इसका ठीक रहा सरकार के ऊपर फोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका अगर सरकार ने सहमय रहते इसका रिजल्ट घोषित कर दिया, उसके बाद जो भी चलता वो चलती रहती, कम से कम 232 लोग। बिल्कुल सर,
सरकार की वजह से बेच रहे सर। अब एक बात बताओ मनीष जी, हम सब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन करते हैं, हमारे पास बीएड भी है और नॉन बीएड भी है, सभी है, जिसमें हमारा दोस्त है सीटें गई उठे थे, सरकार एक नियम बना दी। अब ये इसमें सरकार एक दोष जाते हैं, सरकार ने किया है, सरकार बाहर निकाले। तो आप अगर सरकार से अगर कोई भी अगर इस चीज को देख रहे हो तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार से यही कहना चाहिए, सरकार कहने में तो ये कह रही हमने 1400 पद फाड़ दिए, रोजगार मिलना लगाया जा रहा, लेकिन उन लोगों का क्या, 1400 में तो 250 लोगों का क्या, जिनका भी रिजल्ट भी नहीं आया, उनकी सूट कौन लेगा? ये कहना चाहूंगा सरकार से कि हमारा भी रिजल्ट जारी करवाए और हमने भी लिख दी 1400 में से 250। मैं सभी बच्चों की तरफ से सरकार से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में आप चाहे कोई भी कुछ भी रखो, मगर इस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट पहले सबसे पहले प्राथमिक तौर पर इसे रिजल्ट घोषित करने के लिए आप कार्रवाई करें, जिससे कि उन बच्चों को पता चल जाए कि मैं इस मेरिट के अंतर्गत आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, तमाम चीजें स्पष्ट हो जाए। और जो वो 2-2,500 जो बच्चे हैं ना, जो बड़े आठ लगा के टकटकी निगाहों से इसमें भर्ती प्रक्रिया को देखे पड़े हैं, तो ये तो नहीं हो सकता सभी का सिलेक्शन तो होना, तो जितनी पोस्ट है उतने में ही होना। तो सभी बच्चों से यही अनुरोध होगा कि आप किसी और चीज की तैयारी कीजिए आने वाले। अगर ये देखिए सबसे बड़ी बात क्या है सर, शासन ने अभी हाल फिलहाल में ही आए धन सिंह रावत जी ने अभी बीच में एक बयान दिया था, कहा था कि जहां एलटी नीचे से क्या बोलते हैं अभी प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत लोगों का क्या हुआ सिलेक्शन हुआ है, अगर क्या प्रोन्नति हुई है और नीचे पद खाली हुआ है, बहुत से लोगों का प्रवक्ता से प्रधानाचार्य में पदोन्नति हुई है, तो प्रवक्ता की भी पद खाली है, एलटी की भी पद है। सरकार ये चाह रही कि जल्दी से जल्दी पद शायद मेरे ख्याल से 800 से 900 के मध्य ये पद जारी होने वाला है, क्यों ना बच्चे वहां फोकस रखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं खुद कैसे लेक्चरर की तैयारी में लग गया, हमें आगे का भी सोचना चाहिए। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि पर्वत पर रट आने वाली है, मेहनत करने वाले कभी डरा नहीं करते, आप मेहनत करिए, हमें एक मेहनत पसंद करिएगा। बिल्कुल, जैसे जगदीश जी कह रहे हैं कि प्रवक्ता की यहाँ पर भर्ती आने वाली है, सभी बच्चों से कह रहा हूँ कि फिर से मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 60 से नीचे जिन बच्चों के 65 से जिन बच्चों के नीचे हैं, इस भर्ती प्रक्रिया से आस लगाना छोड़ दीजिए। आप लेक्चर की तैयारी कीजिए, अन्य सब्जेक्टों की तैयारी कीजिए। अभी आरओ एआरओ की भर्ती आने वाली है, वहाँ तैयारी कीजिए। सरकार क्या है, सरकार को इससे कहीं लाभ तो, सरकार जितना इस भर्ती प्रक्रिया को लंबी खींचोगी कहीं ना कहीं राजस्व उतना कम जाएगा। अगर 32 बच्चों को अगर हम बताएं, अगर 232 बच्चों को अगर सरकार 50,000 या 60,000 के आसपास अगर एक बच्चे को देती हो तो करोड़ों रुपया का क्या होगा, जो बजट रिलीज करना होगा, तो सरकार कहीं ना कहीं सरकार के लिए तो वो पैसा बच रहा है। सर जब हम सरकार के पास जाते तो सरकार कहती है कौन करता है, दूरी में तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बात भी सही है। बिल्कुल, सरकार अपने जगह पे बिल्कुल सही कह रही है। तो जो कोर्ट केस करें, तो मैं ये चाहूंगा आप लोगों से, मैं भी यही विनती न करूंगा कि क्या आपस में ऐसा नहीं हो सकता है पैचअप किया जाए, इस केस को विड्रॉल कर दिया जाए, जिससे कि पहले तो सबसे दोनों पक्षों की, अगर मैं कहूँ दोनों पक्षों की ये कोशिश रहनी चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया को रिजल्ट जारी कर दिया जाए। उसके बाद तुम लड़ो, जहाँ चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाओ, कहीं भी जाओ, एक पता चल जाएगी ना कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। वो बच्चा जो महिलाओं का, जो बच्चे का, एक आपको मैं कल एग्जाम्पल दे रहा था, एक लड़का है कहीं नैनीताल जनपद का है, वो कह रहा है कि कोरोना काल में मेरे पिताजी और माताजी का डेथ हो गया। आप एक ही 3 बहनें हैं, एक भाई है, वो शेड्यूल में जॉब करता था, उसने वहाँ नौकरी छोड़ा तो उसकी आर्थिक कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसने ये सोचा था कि सर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरा परिवार थोड़ा संभल जाएगा। तो ऐसे बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, तो ऐसे बच्चों का जो है कि भैया रिजल्ट खोल ले, इस चीज को तो देख लीजिए, इस चीज को मद्देनजर। कला वालों के साथ बहुत दिख रहा है। यदि कोई लोग अपने न्यायालय के लिए लड़ रहे हैं, उसके बाद यदि कोई जानबूझ से साजिशों के तहत इस केस को फंसा रहा है, तो मुझे लगता है सर उनको इतने बच्चों के हाई लगना चाहिए। ना बिल्कुल सही। देखिए, अपना अगर किसी व्यक्ति विशेष को इस भर्ती प्रक्रिया से फायदा पहुंचता है तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि एक हमारा भारत ऐसा है जहाँ पर संविधान ने ऐसी चीजें दी हुई है, यहाँ पे विविधता, हम कहते हैं ना, सभी को एकता, सार्वभौमिकता, सभी धर्म निरपेक्ष जो राष्ट्र है, न्याय की जो स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की जो आजादी दी गई है, तो हर व्यक्ति को आजाद है कि वो कहीं पर भी कर सकते हैं, मगर अपनी आजादी का भी दुरुपयोग ना करें, जिससे कि ये हो कि किसी विशेष व्यक्ति विशेष को से हार्ट पहुंचे कि भर्ती प्रक्रिया खुल जाने। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो बच्चे हैं वो किसी प्रकार से लड़ रहे हैं, तो अपने हक के लिए
तमाम चीजें, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, जिसने भी ये केस जो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं सर। तो आप भी अपने अधिकार का प्रयोग करें, उन्हें भी अपने अधिकार। देखिए कहते हैं ना कि सब स्वतंत्र। कहते हैं ना कि बछड़ा, जब गाय का जब बछड़ा होता है, बछड़ा अपने लिए चढ़ता है, गाय अपने लिए चढ़ती है। तो यहाँ पर सभी को उस प्रकार की आज़ादी है कि हाँ, अगर उसको लगता है कि मान लीजिए आपको लगता है कि सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने आपके अगेंस्ट कोई फैसला दिया है, तो आपको स्वतंत्र हो, आप चाहे न्यायालय में जाइए, कहीं सुप्रीम कोर्ट जाइए, ऊपर जाइए। तो अगर वैसी प्रकार से दूसरे पक्ष की भी बात करो, तो सभी को यहाँ पर अधिकार है। हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति गलत है, विशेष तौर पर गलत है कि आप गलत हो। हाँ, ये खामियाजा आप दोनों को लड़ाने का काम किसने करा? सबसे पहले ये सरकार ने करा, है ना। सरकार अगर ये चीज समय रहते हुए, जिस समय उनको पता था कि हाँ इसकी क्वालिफिकेशन हमें एलटी की विज्ञापन जारी करा, तो इससे पहले ही कर देती तो कितना अच्छा रहता। ऐसा आज दिन देखने को नहीं मिलता। ये ठीक रहा। जो भी है सर, हमारा नुकसान हो रहा है और कला विद्यार्थियों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। देखिए सरकार को भी संज्ञान देना चाहिए। और देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी जगदीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जगदीश जी मेरे से पर्सनली उनका फोन भी आया था कि हम भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। एक ही व्यक्ति विशेष से आप चर्चा कर रहे हो, तो मैंने कहा आपका स्वागत है, कोई तो आए आगे अपनी बात रखे। इन्होंने भी अपनी बात रखी। मुझे नहीं लगा इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पे यहाँ पर टिप्पणी करी हो, अपनी बातें रखी। इन्होंने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी। मैं यही चाहूंगा कि यही शालीनता आपके हमेशा आजीवन इसी प्रकार की शालीनता रखे, हर किसी के बारे में सोचे। आप बीएड होने के बाद अगर मैं कहूँ कि उच्च शिक्षा की भी आप अगर कलेक्टेड में प्रोफेसर की भी पद आते हैं, तो शायद मुझे लगता है आप वहाँ भी कोशिश करोगे, है ना। तो आप इतना करने के बावजूद भी, बीएड कैंडिडेट होने के बावजूद भी चाह रहे हो कि भर्ती बढ़े, आपको सैल्यूट है कि आप बीएड वाले होने के बावजूद भी चाह रहे हो कि ये रिजल्ट खुलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए एक सोचने वाली विषय है, जिनमें भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, नॉन बीएड है, कि सब एक साथ है, एक परिवार है, आपस में फूट मत डालिए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। अंत में कुछ कहना चाहोगे आप हमारे तमाम जितने भी, कम से कम इस चैनल के माध्यम से बहुत से एलटी भर्ती प्रतिक्रिया में जो सम्मिलित छात्र हैं, बड़े गौर से सुनते हैं सर। आप अपने अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, हम सब जो भी कला बिहार के उत्तराखंड में, यदि हम सबको एकजुट रहना चाहिए और भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े, इसके लिए सबको कोशिश करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, यदि लड़ना है हम आगे, जैसे कि प्रवक्ता में कला के पद भी होते, इसी लिए हमें आगे लड़ना चाहिए, अच्छी चीजों में लड़ना चाहिए, जहाँ से नतीजे निकले। मैं यही कहूँगा, सब लोग पॉजिटिव है, प्रयास है। समय एक जैसा नहीं रहता, समय में बदलाव मांग रहता है, नहीं कि हमें हमारी नतीजे मिलेगी, हमें अपने पे भरोसा है और सब लोग अपने पे भरोसा। देखिए अंततः मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर यदि किसी व्यक्ति विशेष को मेरी बातों से हर्ट हुआ होगा या उनके बातों से भी हर्ट हुआ होगा, तो मैं तहे दिल से उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमने ऐसी किसी व्यक्ति विशेष पे कहीं पर कोई टिप्पणी या हमला नहीं किया है। इसे कोई व्यक्ति अपने विशेष अपने आप में ना ले जाए। हमने ये मंच ऐसा था कि ये भी अपनी बात रखना चाह रहे थे, इन्होंने भी अपनी बात रखी। सब व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमने कहीं पर ऐसा किसी व्यक्ति, चाहे न्यायालय की बात करें, न्यायालय पे भी हमने कोई टिप्पणी नहीं करी, क्योंकि हम उस पर टिप्पणी करने की हमारी औकात नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और हम सरकार पे भी नहीं कहेंगे कि सरकार तो अपना काम कर ही रही। हाँ, जैसे आप कह रहे थे कि सरकार को हम समय समय पर याद दिलाना पड़ रहा है, बिल्कुल याद दिलाइएगा। अगर काउंटर एफिडेविट नहीं वो पुटअप करती, तो आप जाइए, कहिए कि हाँ पैरवी रखिए, सही तरीके से बात रखिए। आपके साथ हिंदी का था, आप व्यायाम का था, उनका रिजल्ट तक बाहर आ चुके, उन बच्चों को तक नियुक्ति मिल गई, बस एक आप हो कि आप भटक गए हो। ये तमाम चीजें नहीं होनी चाहिए सर। मैं यही कहूंगा कि सभी लोगों का रिजल्ट खुले, सभी लोग इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सम्मिलित हों। मैं आशा करूंगा कि आप लोगों के उज्जवल भविष्य की, कि सभी बच्चे खुश रहें और ज्यादा टेंशन ना लें। और सर लास्ट में बस एक शब्द के साथ आप अपनी 2-4 बातों के साथ इसको समाप्त कीजिए। जो बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत इधर उधर की सुन रहे हैं, फिर उनका दिमाग खराब हो रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या कहोगे? सर मैं यही कहूँगा, आप किसी भी गलत अफवाहों में ना आए और आपसे मैं आपसे सवाल सुने, इस तरीके की लड़ाई में ना मुझे जो भी न्याय मिलने देगा, मुझे लगता है सब ठीक मिलने देगा। तो सब लोगों को अपनी मेहनत पे भरोसा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। होता है तो ऐसी बात नहीं होता है, जान छोड़ना चाहिए सर। आगे की लाइफ बड़ी है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे, उनके लिए तैयार रहना चाहिए।
यही कहूँगा सर कि सब पॉजिटिव है, सकारात्मक है और सत्य की हमेशा जीत होती है। बिल्कुल, इससे पूर्व मैंने पहले कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है मगर हार नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने अपनी बात यहाँ पर इस मंच के माध्यम से रखी। आपको मैं चाहूंगा कि आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मैं प्रेषित करूंगा कि जो 28 तारीख का जो रिजल्ट है वो सभी के हित में आए। ऐसी मेरी आशा है कि जल्दी ही 2-4 महीनों बाद आपको भी नियुक्ति मिले और आप भी हमारे इस विभाग का हिस्सा बने और कहीं पर आप लोगों से हमें मुलाकात होगी तो तब हम आगे की रणनीति की चर्चा करेंगे। आज बिल्कुल सर, आपका भी बहुत बहुत